नमस्कार। हमारी खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में होने वाले उपचुनावों की, जिसको लेकर मंथन चिंतन सियासी दलों में शुरू हो गया है। तमाम दल जो हैं अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। खासतौर से कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। सियासी दलों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान एक तरह से तैयार कर लिया है। बीजेपी में भी जल्दी ही बैठकों का दौर शुरू होने वाला है उपचुनाव के मद्देनजर। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस का उपचुनाव वाली सीटों पर 1+4 का फार्मूला रहने वाला है। 4 सीटों पर विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। हर सीट पर अलग अलग घोषणा पत्र कांग्रेस जो है वो जारी करेगी, वहाँ की ज़रूरतों के और वहाँ की समस्याओं के मुताबिक। 3 विधानसभा सीटों के लिए हम बता दें आपको कि उपचुनाव होने वाला है। खंडवा सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए बाई इलेक्शन होगा। मध्य प्रदेश में भी जो देखा जाए तो उपचुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। सियासी दलों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और कांग्रेस के सभी अनुषांगिक संगठन इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। सबको जवाबदारी दे दी गई है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। राजू मालवी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजू जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप हमें सुन पा रही हैं? राजू जी से जल्दी संपर्क होगा हमारा। राकेश जी, उपचुनाव की बारी है अब, और जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने एक तरह से एक्शन प्लान तैयार कर लिया है अपना, और जिस तरह से मोर्चा बंदी की जा रही है 3 विधानसभा चुनाव के लिए और 1 लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कुछ आगे की जो है तैयारी है राकेश जी, ये जानना चाहेंगे हम। और जैसा खबर है कि हर सीट के लिए अलग अलग घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करने वाली है, तो किन खास बातों पर फोकस रहने वाला है और किस तरह से देखते हैं आप इन बाई इलेक्शंस को? जी देखिए, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा जो इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें तीनों विधानसभा के लिए वहाँ के स्थानीय मुद्दों के आधार पर, स्थानीय समस्या के आधार पर वहाँ का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। स्थानीय नेताओं से राय ली जाएगी। स्थानीय सामाजिक जो संगठन के लोग हैं, जो अन्य सामाजिक कार्य करते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, उनके अभिमत लिए जाएंगे। उस आधार पर घोषणा पत्र तैयार होगा, ताकि उपचुनाव में कांग्रेस वहां जीत का परचम फहराने के बाद जो जनता चाहती है वो कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। पिछली बार भी हमने दमोह में एक विजन दस्तावेज बनाया था, वहां की जनता को बताया था कि इस तरीके से हम जीतने के बाद कार्य करेंगे, और निश्चित तौर पर वो कार्य की शुरुआत दमोह में भी हो गई है, जो एक उदाहरण है। इसी तरीके से इन तीनों विधानसभाओं में जो घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, आप उसको घोषणा पत्र बोले या वचन पत्र बोलिए, निश्चित तौर पर वो एक एक वादा पूर्ण किया जाएगा कांग्रेस की जीत के बाद। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी मुकाबले की बात है, तो जो मुकाबला है वो अब एक तरफा होता जा रहा है, क्योंकि इन 1.5 सालों में प्रदेश की जनता ने जो तकलीफ उठाई है, कोरोना काल में जो तकलीफ भुगती है, और उसके बाद सरकार जिस तरीके से कांग्रेस की गई और उसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, वो कोरोना काल में 1.5 साल जो उनका परफॉर्मेंस है वो भी बहुत महत्व रखता है। और अन्य भाजपा नेताओं का, जितने भी मंत्री बने हैं, जितने कांग्रेस से बागी होके गए हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन है मध्य प्रदेश में जनता के प्रति, वो भी बहुत महत्व रखता है। इन सब बातों को देखते हुए चुनाव की रणनीति प्लान की गई है। सीधा सीधा टारगेट रहेगा विकास कार्य, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, और जिस तरीके से कांग्रेस से धोखा करके जो लोग वहां गए हैं और सत्ता में काबिज हुए हैं और मंत्री बने हैं, उसके बाद आज भी जनता के कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। राकेश जी, सवाल विपक्ष कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा अक्सर उठाए जाते हैं और अभी भी उठाए जा रहे हैं कि कोरोना काल में कांग्रेस की तरफ से जो है कोई प्रयास नहीं किए गए। कांग्रेस के नेता दिखाई नहीं दिए सड़क पर, ना ही उन्होंने जो है कोरोना काल में बहुत ज़्यादा कार्य किए। क्या कहेंगे आप ये बताइए, इंदौर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी थी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर घूम रहे थे लोगों की मदद करने के लिए। भाजपा के नेता तो सब गायब हो गए थे 1 महीने के लिए।
कोई नजर नहीं आ रहा था, सबने फोन बंद कर लिए थे, मंत्रियों के फोन बंद थे, विधायकों के फोन बंद थे। और जितने नेता आज जो दौरा कर रहे हैं इंदौर का आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद 1.5 महीने घर से नहीं निकले थे। आप व्यवस्थाओं की बात, अधिकारियों के भरोसे व्यवस्था छोड़ दी थी। स्वास्थ्य मंत्री 2.5 महीने तक गायब थे। तो ऐसे नेता, ऐसे मंत्री जो मुसीबत के समय जिनको मोर्चे पे आगे खड़े होना चाहिए, ये जनता की सेना के सेनापति होते हैं मंत्री जो बनते हैं। आज जब लड़ाई का वक्त आया, जनता के लिए साथ खड़े होने का वक्त आया, आप घर में बैठ के वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल आदेश दे रहे हैं। 1.5 महीने तो मुख्यमंत्री नहीं निकले थे घर से। तो ऐसे प्रदेश में जहाँ जनता मर रही थी, शमशान में टोकन बट रहे थे, कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो या बूथ का कार्यकर्ता हो, उसकी जो हैसियत थी उसने वो मदद की है, चाहे उसने मन से की हो, चाहे तन से की हो, राकेश जी आपके पास लौटूंगा। महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। महेश जी आप सुन पा रहे हैं? महेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, बताइए महेश जी। 3 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है आने वाले समय में और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और कांग्रेस जो है एक तरह से उसने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। बीजेपी की भी बैठकों का दौर आने वाले समय में शुरू होने वाला है। दमोह में करारी शिकस्त मिली थी, इतने तमाम मंत्रियों के वहां होने के बावजूद, सबकी मौजूदगी के बावजूद भी जो है, तो कांग्रेस तो चाहेगी कि दमोह उपचुनाव का जो है नतीजा जो आया था उसको रिपीट किया जाए। बीजेपी की तरफ से अब क्या तैयारी रहने वाली है? जी देखिए अविनाश जी, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता थे, निश्चित रूप से किस प्रकार से सफेद झूठ उन्होंने बोला। कोरोना काल में राहुल गांधी से लेके नीचे इनके कार्यकर्ताओं तक कोई भी व्यक्ति जनता के बीच नहीं था। केवल और केवल ये झूठ परोसने का काम करते हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर बैठक कर भी रही है और आगामी चुनावों में हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे जी। और उसी तारतम्य में हमारी बैठकों का दौर चल रहा है। चलिए महेश जी आपके पास लौटूंगा। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहा। किस तरह से देखते हैं बाई इलेक्शंस को? 3 विधानसभा सीटों पर होना है और 1 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और दमोह के नतीजे हम लोगों ने सबने देख लिए हैं कि सत्ता में आने के बाद भी जो दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वो दावे जो है कारगर साबित नहीं हुए और कांग्रेस ने अपना जीत का परचम वहां पे लहरा दिया। अभी भी कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान इन 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए तैयार कर लिया है। किस तरह से देखते हैं बाई इलेक्शंस को आप? जी देखिए, 1 लोकसभा खंडवा और 3 विधानसभा के चुनाव जो निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं कि खंडवा और रेगांव ये दोनों सीट भाजपा के कब्जे में थी और भाजपा चाहेगी कि इसको बरकरार रखे, बल्कि जो पृथ्वीपुर और जोगट का जो इलाका है उसको भी भाजपा अपने पक्ष में लाए, इसके लिए चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए कार्य करेगी। कांग्रेस भी चाहेगी कि जो 2 सीट उनकी बरकरार थी वो रहे और 2 सीट लोकसभा का एक विधानसभा की सीट उनके पाले में आए। हम देख रहे हैं अविनाश जी की कांग्रेस अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले कमलनाथ जी जैसे ही लौटे हैं दिल्ली दौरे से, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है। कल हम लोग इसी के दौरान कमलनाथ जी से इस बात की जानकारी भी दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि 29 तारीख को एक बड़ी बैठक मैं रखूंगा विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस बीच कल ही उनने 3 क्षेत्र के लिए 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया है और पहले से ही जिला प्रभारी नियुक्त है। जिस तरह से कल चर्चा हुई तो बताया गया कि मंडल स्तर पर और मंडलप और बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और जो रणनीति दमोह उपचुनाव के लिए अपनाई गई थी उसी रणनीति के अनुसार वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा भी मैदानी स्तर पर पहले से उनकी तो तैयारियां रहती है, लेकिन अभी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती जो है वो राज्यसभा चुनाव, क्योंकि राज्यसभा में मतदाता कम होते हैं, इसलिए राज्यसभा का जो
गहलोत के रिक्त होने के बाद जो सीट रिक्त हुई है गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद, उस पर चुनाव मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के पहले हो जाएंगे, जो उपचुनाव के पहले हो जाएंगे। तो मुझे लगता है भाजपा अभी जी एक बात आपको उस पर केंद्रित की हुई है अभी ध्यान। जी खिलावन जी, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, दमोह में कांग्रेस को 2018 में वो दमोह की सीट कांग्रेस ने अपने कब्जे में ली, उसके बाद बाय इलेक्शन हुए, माना जा रहा था कि दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सीट गंवाई है, लेकिन इस बार बाय इलेक्शन में वो सीट वापस हासिल कर लेगी, लेकिन वहां की जनता ने दोबारा कांग्रेस पर ही विश्वास जताया। तो जिस तरह से कांग्रेस देखा जाए 2018 के चुनाव को देखें हम या दमोह बाय इलेक्शन को देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनौती कांग्रेस तगड़ी खड़ी कर रही है बीजेपी के सामने, और इस बार भी ऐसा ही कुछ दिखाई देने वाला है। जी निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी करेगी, तीनों विधानसभा उपचुनाव में और लोकसभा उपचुनाव में। देखिए अविनाश जी, सब कुछ परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। दमोह की परिस्थितियां बिल्कुल पृथक थी। फिर से भाजपा के पूर्व मंत्री जयंत मलैया को टिकट नहीं दिए जाने के कारण वहां पे बहुत बड़ा वर्ग जो है भाजपा का वो नाराज था। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण थी कि जो कांग्रेस से निकलकर 6 महीने पहले ही भाजपा में आए हैं, उनको पहले केंद्रीय मंत्री का दर्जा देके निगम का अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद फिर से टिकट दी गई। इस बात को लेकर कि करके भी भाजपा के बहुसंख्यक कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जो चुनाव कैंपेन के दौरान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगता है वहां की परिस्थितियां अलग थी। अब ये 3 विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव की परिस्थितियां बिल्कुल पृथक होगी। आने वाले धीरे समय में पता लग जाएगा जी कि किस तरह से अब चुनावी बिसात बिछाई जाती है। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप जनता के सामने? ठीक है, वो बातें हो गई कि बीजेपी ने दोबारा जो है कांग्रेस के जो मंत्री थे वो तमाम लोग थे जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आकर इस्तीफा दे दिया या चले गए छोड़कर पार्टी, उसके बाद उनकी वजह से सरकार बीजेपी ने वापस हासिल कर ली। लेकिन 2018 में जिस तरह से आप लोगों ने दमखम दिखाया था इन 3 विधानसभा सीटों पर और लोकसभा सीट पर, आपको क्या उम्मीद लगती है कि क्या वो ऐसे काम हैं या क्या वो ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जनता जो है आपकी तरफ भी आस भरी नजरों से देखेगी? जी देखिए, 15 महीने का जो कांग्रेस का शासन रहा, कमलनाथ सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय कमलनाथ जी रहे, उसकी तुलना ये 2 साल के शिवराज शासन से अगर की जाएगी तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। राकेश जी एक बात, एक मिनट मैं आप ही की उत्तर से एक सवाल और जोड़ रहा हूं अपना, कि कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा, ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उठा रही है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा जो बताया जाता है कि इसमें कांग्रेस फेल रही, वो पूरा नहीं कर पाई। अब ये भी तमाम चीजें हैं जो 15 साल का जो आप कार्यकाल बता रहे हैं सफलतापूर्वक आप लोगों ने पूरा किया और कई चीजें जनता के लिए की, लेकिन इस तरह के जब मुद्दे आएंगे तो उनका किस तरह से आप सामना करेंगे और क्या जनता को जवाब देंगे? जी देखिए, जो किसान का कर्ज माफी वाला मामला था वो अनेक किसानों के वो संख्या दी भी है, उसकी पेन ड्राइव भी दी है, सबके सामने है, और किसानों के कर्ज माफी हुए किसानों को पता है। अब भारतीय जनता पार्टी कितना ही झूठ बोले कि कर्ज माफी नहीं की थी, जिनकी कर्ज माफी हुई वो तो जानते हैं कि कर्ज माफी हुई है, तो वो अब बहस का विषय इसलिए नहीं रहा कि वो तो यथार्थ में हो चुका है। अब सवाल है रोजगार का। जो रोजगार की बात शिवराज जी पिछले 15 साल 17 साल के शासन में उन्होंने जो की है, अभी 2 साल से जो बातें कर रहे हैं, और अब उससे सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से इस सरकार ने कोरोना का मुकाबला करने की योजना बनाई उसमें पूरी तरह असफल रहे। लाशों के जो ढेर लगे हैं उसका जवाब देना निश्चित पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद कई सर्टिफिकेट होते हैं, यहाँ तक कि आंकड़े भी कम बताए गए हैं। तो इसकी क्या वजह रही कि लोगों को आज भटकना पड़ रहा है अपने सर्टिफिकेट में ये लिखवाने के लिए कि कोरोना से मृत्यु हुई है, और कोई लिख के देने को तैयार नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि मुआवजा दीजिए। शुरू में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने स्वयं मुआवजे की घोषणा की थी कि 4 लाख का मुआवजा देंगे, फिर उसको वापस ले लिया था। ये सारे मुद्दे जनता के समक्ष हैं, जनता भी ये समझती है, मतदाता भी ये समझते हैं कि जो संख्या आप कम बता रहे हैं आंकड़ों की,
मृत्यु के आंकड़ों की, उसकी वजह मात्र ये है कि आपको मुआवजा कम देना पड़े। जी, समय कम है, नहीं तो हम चर्चा को और आगे बढ़ाते। प्रतिक्रिया ले लेते हैं महेश जी से। महेश जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं 15 महीने के उनके कार्यकाल की, निश्चित रूप से उठापटक का हुआ वो का काला अध्याय रखने वाला वो 15 माह का कार्यकाल था। जिस प्रकार से मंत्रियों की जुटम पेदार हुई हमने सब देखा है, जनता ने बड़ी भांति देखा है। इसीलिए जनता ने जब उपचुनाव हुए 22 सीटों 24 सीटों पर, तब इनको पूरी तरीके से नकार दिया। ये दिखाई पड़ता है कि इन्होंने किसान को धोखा दिया, इन्होंने नौजवान को धोखा दिया, इन्होंने महिलाओं को धोखा देने का काम किया। और यही कारण है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उससे लोगों का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है और धीरे धीरे आप देखें राष्ट्रीय परिषद से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आप देखेंगे कि विलुप्त होती चली जाएगी। जी, आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में जिस तरह से मौतें हुई लोगों की और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना किया, ये मुद्दा भी बाई इलेक्शंस में प्रमुखता से उठाया जाएगा निश्चित तौर पर। जी, वैश्विक महामारी, इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बीमारी नहीं है ये वैश्विक महामारी है। इससे सबने साथ मिलकर लड़ना था और उसी तारतम्य में माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश मॉडल की तारीफ की कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर से बेहतर काम किया गया। माननीय शिवराज जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, सारे लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, दिन रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के बीच थे। केवल आरोप लगाना और कोरे आरोप लगाना ये कांग्रेस का शगल हो चुका है। जी, खिलावन जी, ऐसे वो क्या मुद्दे होंगे और ऐसी क्या वो जो रणनीति होना चाहिए दोनों सियासी दलों की जो देखने को मिलेगी इन बाई इलेक्शंस में? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कोरोना ने बदल दी हैं और कोरोना एक तरह से जनता के बीच में जाने का बहाना भी है और एक तरह से अपनी खामियों को ढकने का भी एक जो है जरिया बन चुका है कोरोना। कई चीज़ें कोरोना पर टाली जा सकती है। ऐसे में क्या इसके इतर जो मुद्दे हैं होने वाले हैं और कितना अहम रोल अदा करेगा कोरोना काल इन बाई इलेक्शन पर? जी, खिलावन जी। अविनाश जी, निश्चित रूप से कोरोना काल आगामी बाई इलेक्शन पर बहुत प्रभावी रहेगा। इस काल के दौरान किए गए कार्य सरकार द्वारा वो सरकार के पक्ष में रहेंगे। सरकार ने जो अनियमित जो त्रुटियां की हैं वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन अविनाश जी, मेरा मानना यह है कि प्रत्याशी चयन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। प्रत्याशी चयन और बेहतर प्रत्याशी चुनाव, जीतने योग्य प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के रूप में के पास मान्य प्रत्याशी के साथ ही यदि प्रत्याशी चयन में आपने सभी फैक्टर का ध्यान रखा, उसके स्वच्छ छवि का ध्यान रखा, तो मुझे लगता है कि आप 50% फैक्टर को पार कर गए। 50% प्रभावी मुद्दे सिर्फ प्रत्याशी चयन होती है। बाकी फिर मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया कार्य या पूर्व में यदि विपक्ष सरकार में रही तो उनके द्वारा किया गया कार्य, इन सब चीजों की तुलना की जाती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई भी दल अपने प्रत्याशी चयन में बहुत गंभीरता से काम करके एक सर्वमान्य प्रत्याशी का चयन करता है, जीतने योग्य चुनाव जीतने योग्य प्रत्याशी का चयन करता है, तो मुझे लगता है कि उसने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। और संभवतः यही कारण है कि कांग्रेस बहुत फूक के कदम रख रही है। भविष्य में भाजपा भी जब इस संदर्भ में चुनावी तैयारियां शुरू करेगी तो वह भी इन सब बातों को, इन सब फैक्टर को ध्यान में रखेगी, ऐसा मुझे अंदाजा है। और आधा चुनाव आप सिर्फ प्रत्याशी, बेहतर प्रत्याशी देकर जीत जाते हैं अविनाश जी। जी जी, राकेश जी, प्रत्याशी चयन पर बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी, और निश्चित तौर पर पहली ही चोट प्रत्याशी के चयन पर, उसके चेहरे पर बहुत कुछ निर्भर करता है, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे आम चुनाव हो, प्रत्याशी का चेहरा बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट जो बीजेपी का ही गढ़ मानी जाती है, ऐसे में कौन वहाँ प्रत्याशी होगा, किस तरह से कांग्रेस अब रणनीति बनाएगी, उस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप टिप्पणी करें। जी, जो प्रत्याशी तय होंगे वो सभी लोगों से चर्चा करने के बाद और सभी लोगों की राय लेने के बाद, वो निश्चित तौर पर मैं तो सहमत हूं कि जीतने वाला ही प्रत्याशी चुनाव लड़ाना चाहिए किसी भी पार्टी को। और कांग्रेस ने ये नीति बनाई है। 2018 में भी आपने देखा होगा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब
कांग्रेस की सरकार। लेकिन कई बार तो लेकिन राकेश जी देखने में आया, कई चुनावों में देखने में आया कि यही जो बातें हैं, यही जो प्रत्याशी चयन का मामला है, यही गुटबाजी से लेकर तमाम चीजें एकदम से उजागर भी हो जाती हैं कांग्रेस में। जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब से कमलनाथ जी अध्यक्ष बने उसके बाद तो ऐसी किसी परिस्थिति की बनने की संभावना नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी का जो नेतृत्व है और जो उनका विजन है उसमें वो साफ तौर पे एक ऐसे ही प्रत्याशी को चुनते हैं जो जनता की पसंद हो और जो चुनाव जीत के आ सके। पूरी ताकत उसमें कांग्रेस, सारे दल, सारे गुट या आप जो भी बोलते हैं अलग अलग नेताओं के समर्थक वो निश्चित तौर पर लगाते हैं। बात रखना नहीं रखना वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव का कैंडिडेट घोषित होने के बाद आपने दमोह में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बातें की थी कि वो तो पहले हार चुके हैं प्रत्याशी और उनको तो बहुत समय हो गया है, जनता से टच नहीं है, फला फला, ये सब बातें हुई थी। उसके बाद नतीजा आपके सामने है। तो कमलनाथ जी की बहुत पैनी नजर रहती है प्रत्याशी चुनने में और रणनीति बनाने में। उसके बाद पूरी ताकत कांग्रेस लगाती है चुनाव जीतने में, और वहां का जो लोकल स्तर की सारी समस्याएं उनको साथ लेके चलना एक नई रणनीति है कांग्रेस की हर विधानसभा क्षेत्र के लिए। और 2023 में भी इसी रणनीति पे काम होगा कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मैनिफेस्टो रहेंगे और उसी पे काम करके जनता के समक्ष जाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी अंतिम प्रतिक्रिया। जी कमलनाथ जी की कितनी पैनी नजर रहती है ये तो हमने देख लिया 15 माह में जब उन्होंने सरकार चलाई। तो दिग्विजय सिंह जी पे अगर थोड़ी सी नजर रख लेते तो आज सरकार में होते। लगातार जिस प्रकार से फेलियर हुआ है कांग्रेस के नेतृत्व का वो हम सबने बहुत स्पष्ट रूप से देखा है, और कांग्रेस पार्टी से अब जनता का मोह भंग हो चुका है। आप देखेंगे राज्य दर राज्य। लेकिन महेश जी एक बात मैं आपको बता दूं कि आप भले ही कितना कह लें कि कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, तमाम चीजें हो गई, लेकिन 2018 के चुनाव में जनता ने बता दिया था कि किससे मोह भंग हुआ है। बहरहाल ये कम चुनौती नहीं है बाय इलेक्शन, और ये जरूर कहा जाता है कि जिसका शासन होता है, जिसकी सत्ता होती है, बाय इलेक्शन अक्सर उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन इस मिथक को तोड़ा भी गया है दमोह में, भले वजह कई रही हो। तो कम चुनौतीपूर्ण ये चुनाव होने वाले हैं नहीं ये बाय इलेक्शन। महेश जी, और आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति किस रणनीति के तहत बीजेपी अब इस बाय इलेक्शन में सामने आएगी? जी बिल्कुल, जनता से जुड़कर जनता के विकास के लिए समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और उसी दिशा को, उसी कानूनी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और चुनाव में जनता से विजय श्री का आशीर्वाद लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, महेश जी आपका बहुत शुक्रिया, खिलावन जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो चुनाव पर मंथन, चिंतन और रूपरेखा तय करने का सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। दो बड़े सियासी दल, जो प्रमुख सियासी दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है, और बिसात भी एक तरह से देखा जाए तो बाय इलेक्शन की बिछ चुकी है मध्य प्रदेश में। आने वाले समय में और क्या कुछ सियासी घमासान इन बाय इलेक्शंस को लेकर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।